गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। थर्ड ईयर में हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन बकल कैविटी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद का जो भाग है वो ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स है। तो सबसे पहले हम इसको चित्र में देखते हैं, फेरिंग्स कहाँ होता है, कैसा दिखता है। तो जैसा कि आपको ये चित्र में दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बकल कैविटी होता है और इस बकल कैविटी के जस्ट नीचे ये जो नली की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये फेरिंग्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो फेरिंग्स है वो एक मसल्स से स्तरित यानी कि मसल्स लाइंड स्पेस से एक नली है जो कि नाक और मुंह इन दोनों को जो नीचे के भाग हैं, गले से नीचे के अंदर जो स्थित भाग हैं, श्वास नली, लैरिंग्स, भोजन नली जिसे ग्रशिका इसोफेगस कहते हैं, उनसे जोड़ने का काम करता है। फेरिंग्स क्या है? मुख गुहा को आगे के जो भाग हैं ग्रशिका और श्वास नली, इन दोनों से जोड़ने का काम करता है। कहने का मतलब फेरिंग्स श्वसन तंत्र में भी और पाचन तंत्र में भी दोनों में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फेरिंग्स की लोकेशन, ये कहाँ स्थित होता है। तो पीछे ये जो गला है, इसमें गर्दन है, इसमें आपको वर्टिब्री दिख रही है। तो ये जो ऊपर की वर्टिब्री होती है गले की, इनको हम सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। तो छठे नंबर की जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उससे पास से ग्रसनी की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो ये दो बातें हमने देख ली कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स एक नली है जो कि मुख गुहा को आगे के जो भाग है ग्रशिका तथा श्वास नली के जो भाग है उनसे जोड़ने का काम करती है। दूसरा हमने देखा कि फेरिंग्स छठी सर्वाइकल वर्टिब्री के पास से फैली रहती है। अब हम देखते हैं फेरिंग्स जो होता है उसके तीन भाग हैं, तीन पार्ट हैं। सबसे ऊपर का भाग फेरिंग्स का यानी कि ग्रसनी का जो सबसे ऊपर का भाग है उसे कहते हैं नेजल फेरिंग्स यानी कि नासा ग्रसनी। दूसरे नंबर का भाग ऑरल फेरिंग्स यानी कि मुख ग्रसनी। और तीसरे नंबर का भाग लैरिंगो फेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स कहलाता है। तो ये हो गए फेरिंग्स के तीन भाग। अब हम देखते हैं इन तीनों भागों को थोड़ा सा और डिटेल में। तो जो सबसे ऊपर का भाग है फेरिंग्स का, जिसे नेजल फेरिंग्स कहते हैं, वो जो ये आपके नाक दिखाई दे रहा है और नाक अंदर की तरफ जहाँ खुलता है उसको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। उस इंटरनल नॉस्ट्रिल की पीछे का जो भाग होता है जिसे नेजल कैविटी बोलते हैं। तो जो आपका ये जो फेरिंग्स का पहला पार्ट है नेजल फेरिंग्स नासा ग्रसनी, वो इस नेजल कैविटी के पीछे से शुरू होता है, यानी नाक के अंदर वाला जो भाग है उसके पीछे से शुरू होता है नासा ग्रसनी। ठीक है, ऑरल फेरिंग्स आपकी मुख गुहा जो होती है उसके पीछे से शुरू होता है। इन दोनों की स्थिति समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ये दोनों फेरिंग्स यानी कि ऑरल फेरिंग्स और नेजल फेरिंग्स, ये दोनों आपस में एक स्पेस के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे इस्थेमस कहते हैं। कौन सी दो फेरिंग्स? नेजल फेरिंग्स और ऑरल फेरिंग्स दोनों आपस में एक स्पेस, एक पैसेज जिसे इस्थेमस कहते हैं के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत महत्वपूर्ण संरचना है ये इस्थेमस। जब कभी वैसे तो हम सांस जोते हैं नाक से लेते हैं, लेकिन इस्थेमस की वजह से हम श्वास मुंह से भी ले सकते हैं। इसके बाद कभी कभार किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होने पर या वह अपने मुंह से भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि डॉक्टर दो नलियां नाक में डालते हैं और नाक से भोजन को अंदर शरीर में डालते हैं। तो इस तरीके से ये इस्थेमस नाक से भोजन को ग्रहण करने की अनुमति भी प्रदान करता है, क्योंकि अब ये जो नाक से हमने भोजन ग्रहण किया वो कहाँ जाएगा? आगे जो ग्रसनी से आगे का भाग है ग्रसिका इसोफेगस, उसमें जाता है। तो अभी हमने देखा कि ग्रसनी का सबसे ऊपरी भाग नेजल फेरिंग्स, इसके बाद ग्रसनी का दूसरा भाग ऑरल फेरिंग्स। नेजल फेरिंग्स जो नाक का पोर्शन है नेजल कैविटी उसके पीछे से शुरू होता है, और ऑरल फेरिंग्स आपके मुख गुहा से शुरू होता है और एपिग्लोटिस तक फैला रहता है। और ये दोनों संरचनाएं इस्थेमस नामक पैसेज के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है। अब हम ऑरल फेरिंग्स में और ज़्यादा देखें तो ऑरल फेरिंग्स में त्रिभुजाकार पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिम्फेटिक टिश्यूज मासेज पाए जाते हैं। अब इन टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स इन दोनों को और डिटेल में देखते हैं।
तो टॉन्सिल्स आपने देखा होगा कि गले में जो यूवुलवा, अलजिह्वा और वागड़ी में कागला बोलते हैं, उसके दोनों तरफ जो गांठों जैसी संरचनाएं होती है उनको टॉन्सिल बोलते हैं। और नाक में, नाक जो होता है जहाँ अंदर खुलता है वहाँ नेजल कैविटी होती है, वहाँ पर एडिनोइड्स पाया जाता है। ये टॉन्सिल्स और एडिनोइड दोनों लसिका उत्तकों के बने होते हैं। लसिका उत्तकों से बने होने के कारण ये हमें संक्रमण से बचाते हैं। जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है उससे हमें ये बचाने का काम करते हैं। कभी कभी ये टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे विशेष रूप से ये परिस्थितियाँ बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में जिनमें संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। उनमें ये टॉन्सिल्स अपनी जो साइज होनी चाहिए उससे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों को बुखार आने लगता है और भोजन निगलने में भी दिक्कत होने लगती है, और इसे टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। जनरली ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये टॉन्सिल्स, बड़े हुए टॉन्सिल्स वापस अपनी प्रॉपर साइज़ में नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको ऑपरेशन के द्वारा काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और ऐसा करने से कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये टॉन्सिल्स का ओरल फेरिंग्स वाला भाग, फेरिंग्स का ओरल फेरिंग्स कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं फेरिंग्स का थर्ड पोर्शन, तीसरा भाग, लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंजियल फेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स जो होता है वो एपिग्लोटिस से शुरू होता है। एपिग्लोटिस और ग्लोटिस ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। तो ये एपिग्लोटिस से शुरू होता है और नीचे इसोफेगस यानी कि ग्रसिका और श्वास नली तक फैला रहता है। यह फेफड़ों में जाने वाली हवा और ग्रसिका में जाने वाले भोजन के मार्ग को रेगुलेट करता है, विनियमित करने का काम करता है। तो इसके अलावा इस लैरिंगोफेरिंग्स में लैरिंग्स स्थित होता है। लैरिंग्स यानी कि स्वरयंत्र जिससे स्वर निकलता है, स्वर यंत्र जिससे स्वर निकलता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इससे वॉइस यानी आवाज़ निकलती है। लैरिंग्स उपास्थि, मांसपेशी और नरम उत्तकों से बनी हुई एक बेलनाकार संरचना है और जिसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो कि आवाज़ यानी वॉइस उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा लैरिंग जो होता है, जो श्वास नली होती है, विंड पाइप, ट्रैकिया, उस जो फेफड़ों की तरफ जाती है का ऊपरी ओपनिंग होता है, ऊपर का जो छेद होता है ये, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि फेरिंग्स में पाई जाती है वो है यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन नलिका। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कि कई कंपटीशन में आ चुका है, इसको ध्यान रखें। यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो मध्य कर्ण यानी कि मिडल ईयर, जैसे कि कान में 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो जो कान का मध्य भाग है जिसे मिडल ईयर कहते हैं, इस मिडल ईयर को ग्रसनी से जोड़ने का काम करता है। कौन? इस यूस्टेशियन ट्यूब। 2 स्टेशन ट्यूब होगी क्योंकि 2 कान है, तो दोनों कानों से एक एक नली आकर के, मध्य कर्ण से एक एक नली आकर के आपके ग्रसनी को में जुड़ती है। इस यूस्टेशियन ट्यूब का काम है कि जो कान में कर्ण पटा होता है, ईयर ड्रम, उस पर हवा के दबाव को बराबर बनाए रखना, संतुलित बनाए रखना। कभी कभार आपने सुना होगा या अनुभव किया होगा कि कान में हवा घुस गई है और एक झनझन की आवाज़ आती है, तो ऐसा इस वजह से भी हो सकता है, ग्रसनी में दिक्कत होने की वजह से भी हो सकता है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस समय हमें सिर दर्द के साथ साथ नाक और गले के साथ साथ कान में भी दर्द होने लग जाता है और सुनने में भी दिक्कतें आने लग जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नाक, कान और गला ये तीनों अंग आपस में एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मेडिकल साइंस में इन तीनों अंगों की उपचार हेतु एक ही डॉक्टर होता है। यानी आपको गले की प्रॉब्लम हो या नाक की प्रॉब्लम हो या कान की प्रॉब्लम हो, इन तीनों का एक ही डॉक्टर होता है और जिसे बोलते हैं ENT यानी ईयर, नोज और थ्रॉट का डॉक्टर। थ्रॉट हो, नेक नहीं,
नेक जो गला होता है ना, उसके पीछे का भाग होता है जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है, उसे गर्दन बोलते हैं। और आगे का भाग जो होता है जहाँ श्वास नली होती है, उसे हम गला या थ्रोट बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्रसनी में और भी कई सारी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती है, जैसे टॉन्सिलोइटिस, जिसमें टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, विशेष रूप से छोटे बच्चों में, अभी हमने पढ़ा। इसके बाद गले का कैंसर, इसके बाद में कभी कभार पोलियोसी, डिप्थीरिया, रेबीज आज और कोई अन्य तंत्रिका तंत्र संबंधित चोट या बीमारी हो जाए तो गले का लकवा भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने फेरिंग्स की संरचना और फेरिंग्स की स्थिति को देख लिया। अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है, फेरिंग्स या ग्रसनी का मुख्य कार्य क्या है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि फेरिंग्स जो होता है वो दो तरीके की मुख्य कार्य संपन्न करता है। पहला श्वसन तंत्र संबंधित और दूसरा पाचन तंत्र संबंधित। श्वसन तंत्र में जो हम हवा लेते हैं और जो हम बाहर निकालते हैं, उस हवा को लेने और बाहर निकालने के लिए जो मार्ग है, उस मार्ग में ये ग्रसनी प्रयुक्त होती है, उसमें उसका रोल होता है। इसके बाद पाचन तंत्र में ये आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है। बकल कैविटी में जो भोजन आपने खाया है, दांतों से जो चबाया है, जीभ से उसमें जो लार मिलाई है, उसको अंदर जो निगला जाता है, तो वो निकलने के बाद यानी मुख गुहा से जैसे ही आप भोजन निगलोगे, वो गले में आएगा तो वो फेरिंग्स में आता है। फिर फेरिंग्स से भोजन आगे जो एक नली और होती है, ग्रसिका, इसोफेगस कहते हैं, उसमें जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो भोजन की निगलने की प्रक्रिया है वो एक रेफ्लेक्स प्रक्रिया है। रेफ्लेक्स प्रक्रिया का मतलब होता है कि भोजन जैसे ही हमने चबा लिया, उसमें लार मिला दी और एक तरीके से लुगदी जैसा बन जाता है, लसलसा, जिसे बोलस बोलते हैं, और वो अपने आप गले के अंदर नीचे उतर जाता है। उसको उतारने के लिए हमें कोई इच्छा व्यक्त नहीं करनी पड़ती है और न ही कुछ सोचना पड़ता है। ये प्रक्रिया अपने आप होती है, इसलिए ऐसी प्रक्रिया को हम रेफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ हद तक या आंशिक रूप से हम भोजन की निगलने की प्रक्रिया को इच्छिक बना सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए भोजन को निगलने से हम रोक सकते हैं या हम भोजन को कम चबाए करके भी निगल सकते हैं। और ऐसा आपने महसूस किया भी होगा, आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए भोजन को ज़्यादा देर तक चबाओ तो उसको निगलने में देरी भी कर सकते हो और जल्दी जल्दी चबा करके उसको निगल भी सकते हो। इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट, जो कि आपके पैलेट का पार्ट है, जैसे कि हमने देखा था तालू में दो भाग है, आगे का हार्ड पैलेट, पीछे का सॉफ्ट पैलेट। तो ये सॉफ्ट पैलेट भी भोजन को पीछे की तरफ धक्का देता है गले में उतारने के लिए, यानी कि निगलने की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो इस तरीके से ये हमारा ग्रसनी का पोर्शन कंप्लीट होता है, फेरिंग्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट है आपके ग्रसिका।